Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 6th of February 2021. तो गाइस आज है तारीख 6 फरवरी 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप लोग को यहाँ पे क्लिक करके जाकर ज्वाइन कर लेना है। देखो आप लोगों को अगर इस तरीके से चैनल नहीं मिलता है तो नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को डायरेक्टली टेलीग्राम लिंक के नाम से एक लिंक गिवन है। जैसे ही आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको आप लोग इजीली ज्वाइन कर पाओगे। देखो यहाँ पर आपको फायदा क्या होगा, आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाएगा, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, डेली डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाती है, तो जाकर इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ बढ़ते हैं आगे और हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। नाउ आज का जो आपका क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैप में जाकर देखना है, इसराइल को अगेन देखना है क्योंकि इसराइल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैप में देखना है इसराइल कहाँ पे लोकेटेड है, क्या इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। और इसराइल के साथ ही साथ एक और लोकेशन आप लोगों को देखनी है जाकर पेरू। आज दो लोकेशन से आप लोगों को, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जाकर जरूर देखना और नीचे कमेंट सेक्शन में आकर टाइप करना क्या इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, किन किन से ये बाउंड्री अपनी शेयर करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं जो ये न्यूज़पेपर एनालिसिस है, यहाँ पर आपको प्रीलिम्स रिलेटेड न्यूज़ सारी मिल जाएंगी, मेंस रिलेटेड सारे आपको एक कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस मिल जाता है। यहाँ पे एडिटोरियल, प्रीलिम्स, मेंस सारी चीज़ें एकदम कंप्लीट तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं। नाउ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो यहाँ पे आपको फार्मर्स प्रोटेस्टिंग से रिलेटेड देखने को मिलेगा। है क्या, बेसिकली जो फार्मर्स रोड ब्लॉकेड होने वाला था आज के दिन, तो वो यहाँ पर दिल्ली और उत्तराखंड यूपी को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली यूपी उत्तराखंड में पहले भी हम लोगों ने भी देखा है, जैसे हमने प्रोटेस्ट करवाया था, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए ट्रैक्टर रैली करवाई थी 26 जनवरी को, तो वो शांति से नहीं हो पाई थी और उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। और आज अगर हम देखें तो ये जो इशू है वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका है, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो इशू है ये काफ़ी लंबे, आप कह सकते हो लंबा चौड़ा हो चुका है और आज के टाइम पर इस इशू को कोई रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। नाउ यहाँ पे बेसिकली बात क्या है कि जो किसान भाई हम लोगों के उन्होंने फार्म यूनियंस ने डिसाइड किया था सैटरडे को। ठीक है, फार्म यूनियंस ने डिसाइड किया था कि भाई शनिवार के दिन क्या होगा, एक ये लोग चक्का जाम करेंगे, रोड ब्लॉकेट करने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया था 6 फरवरी को ये क्या करेंगे, रोड ब्लॉकेट करेंगे, चक्का जाम करेंगे। लेकिन आज आप देखोगे सैटरडे है ना, आज के दिन ये सब करने को बोला था, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि यहाँ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले भी हम लोगों ने वॉयलेंस काफ़ी ज़्यादा देख चुके हैं और नहीं चाहते हम लोग कि वापस से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो। ठीक है, तो गाइज ये था आर्टिकल। ना उसके बराबर में एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा। जो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो कौन है, आप देख पाओगे नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने राज्यसभा को ये बोला कि भाई जो गवर्नमेंट ने ऑफर करे हैं ये 3 फार्म बिल्स, और वो 3 फार्म बिल्स के अंदर कोई कमी तो है नहीं। ठीक है, तो इनके द्वारा ये बताया गया कि भाई इन 3 फार्म बिल्स के अंदर कोई इतने फ्लॉज वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ पर क्यों नहीं एक्सेप्ट करा जा रहा है। तो ये खुद के, यानी हमारे खुद के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा ये सारी बातें बोली गई हैं। नाउ यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है, भाई ये 3 फार्म बिल्स कौन से हैं। देखो आप लोग को मालूम होगा, लेकिन आप नीचे जब टाइप करोगे तो आपका बार बार रिविजन होता रहेगा। ठीक है, तो इन 3 फार्म बिल्स का नाम नीचे एक बार और कोशिश करना, बिना देखे टाइप कर। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लो, देन उसके बाद ईजिली वहाँ पर टाइप करके देखना। ओके, तो गाइस यहाँ पर ये था आर्टिकल जो कि फार्मर प्रोटेस्टिंग से रिलेटेड था और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पढ़ने लायक। ना उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे फाइनली फाइनली क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर हमने 4G मोबाइल इंटरनेट को रिस्टोर कर दिया है। नाउ देखेंगे हम लोग यहाँ पर, अभी यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन इसके बारे में। तो जम्मू कश्मीर के अंदर फ्राइडे में यानी कल के दिन जो हाई स्पीड इंटरनेट है उसको वापस से रिस्टोर कर दिया गया है, जिसको हमने कट डाउन किया था कब, 5 अगस्त 2019 को, यानी जब हम लोगों ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था। अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 1.5 ईयर, यानी 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल से वहाँ पे 4G नेट की स्पीड हम लोगों ने नहीं दे रखी थी। नाउ यहाँ पर फाइनली नेट को रिस्टोर करा गया है और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे व्हेन द सेंटर
एंडेड इट्स स्पेशल स्टेटस, यानी 5 अगस्त 2019 में जब ये सारे कारनामे हुए थे तब हम लोगों ने वहाँ पर नेट को बंद बंद कर दिया था। नाउ आज यहाँ पे इंटरनेट का रिस्टोरेशन हम लोगों ने देख लिया है। ओके, अब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर पीपल के वो काफ़ी सारी रिजॉल्व हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी परेशानियाँ झेली हैं लोगों ने वहाँ पर, है ना। अगर हम बात करें आज के टाइम पे इंटरनेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। नाउ उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो इसे ध्यान से सुनना जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है। देखो यहाँ पे क्या है कि तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, रेडी टू गिव यूपीएससी एस्पिरेंट्स अनदर चांस। यहाँ पे जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उन्हें जो है एक और चांस मिलने वाला है, ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है। देखो हम लोग पहले भी इस तरीके का आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पहले वाले आर्टिकल में ये बोला जा रहा था कि अभी कोई श्योरेंस नहीं है कि हाँ ये हम लोग चांस मिलेगा यूपीएससी एस्पिरेंट को या नहीं। ये चांस किन्हें मिल रहा है? ये चांस मिल रहा है जिन्होंने पिछले साल पेपर दिया था। पिछले साल आप लोग को मालूम होगा 4 अक्टूबर का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, है ना। तो 4 अक्टूबर को जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था वहां पर जिन लोगों का, क्योंकि पिछला साल जो है वो कोविड-19 की वजह से यहाँ पे पूरा साल निकला है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाए अपने सेंटर पेपर देने के लिए, बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हुई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो पिछले साल अगर किसी का लास्ट अटेम्प्ट था, ध्यान से सुनना, पिछले साल 4 अक्टूबर को किसी का लास्ट अटेम्प्ट था तो उसे हम लोग एक और चांस देंगे कि वो यूपीएससी का एक और यहाँ पर एक और बार पेपर दे सकता है, ठीक है। तो उन लोगों को एक और बार मिलेगा जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, ये ध्यान से सुनना। बाकी जिनका पहला दूसरा अटेम्प्ट था उनको कोई यहाँ पर दोबारा चांस नहीं मिलने वाला, ठीक है, लेकिन जिनका लास्ट था उनको यहाँ पर दोबारा चांस मिलेगा। तो यहाँ पर ये फाइनली आ चुका है और यहाँ पर ये पूरी तरह से आप कह सकते हो फाइनल हो चुका है। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और इधर आप लोग देखोगे सेम आर्टिकल्स दे रखे हैं जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर है, ठीक है। सबसे पहले हमने अभी यही डिस्कस किया, जो फार्मर्स रोड ब्लॉकेड है वो होगा, लेकिन दिल्ली यूपी को छोड़ दिया जाएगा, उत्तराखंड को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई राज्यसभा के अंदर बोला गया हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी के द्वारा कि भाई जो फार्म बिल्स हैं उनके अंदर कोई फ्लॉज वगैरह है नहीं, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी हमने ये भी डिस्कस किया जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था पिछले साल, उन्हें एक बार और चांस मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ पेज नंबर 9 के ऊपर आएंगे। यहाँ पे आप देखोगे पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल हैं, ठीक है। कांग्रेस ने ये बोला, अपोजिशन पार्टीज ने ये बोला, ये आप लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, आप इसे इजीली छोड़ देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पे आप लोग ये वाला आर्टिकल देखोगे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देखो अभी ये इसके बारे में डिस्कस भी करना है। जो आज के टाइम पे फार्मर प्रोटेस्ट है ना, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुका है और बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से आज के टाइम पे ट्रीट करा जा रहा है। देखने को मिलेगा कि भाई कल हम लोगों ने देखा, परसों हम लोगों ने देखा, बहुत सारे इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ के द्वारा ट्वीट करा गया। तो ये जो हंगामा मच चुका है पूरा का पूरा, ठीक है। रिहाना ने, जो कि इंटरनेशनल सिंगर हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था, जिनके 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 100 मिलियन फॉलोवर्स हैं ट्विटर पर, ठीक है। तो इनके द्वारा ट्वीट करा गया, तो पूरा हंगामा मच गया था ट्विटर पे। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल पर ये आर्टिकल है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये भी बोला जा रहा है जो फार्मर्स है, तो फार्मर्स का साथ सपोर्ट दिखाया मियाँ खलीफा ने। तो यहाँ पे कौन है? फॉर्मर एडल्ट स्टार है। तो यहाँ पे पूरी तरह से जो ये फार्मर प्रोटेस्ट है ना, इंटरनेशनल लेवल को रीच कर चुका है। तो इसको हम लोग जानेंगे किस तरीके से यहाँ पर क्या है और इससे क्या हमें फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको लेकर, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। नाउ उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे क्या बताया भाई, रेगुलेटरी कोड लाने वाले हैं हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बोले तो यहाँ पे ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। इसका मतलब है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, जिसके अंदर आ जाता है आपके नेटफ्लिक्स, आ जाता है अमेजॉन प्राइम, आ जाता है। तो जहाँ पर ये आप सारी वीडियोस, वेब सीरीज वगैरह देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रेगुलेटरी कोड लाया जा रहा है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि जो ये भी आप नेटफ्लिक्स देखो, चाहे वो अमेजॉन प्राइम देखो, यहाँ पे जो कंटेंट भरा पड़ा है वो पूरा फुल्ली सेक्स, वायलेंस, एब्यूज, वल्गरिटी और डिसरिस्पेक्ट टू द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, इस तरीके के पूरा का पूरा कंटेंट वहाँ पे दिखाया जा रहा है। नाउ इसको पूरी तरह से रेगुलेट करने के लिए एक कोड लाया जाएगा जिससे इन चीज़ों को कंट्रोल करा जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ता जा रहा है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये सब किसके द्वारा करा जाने वाला है? तो ये हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। इन्होंने रिसेंटली अभी यही बोला है कि जो मिनिस्ट्री है वो जल्दी ही आ रही है भाई एक रेगुलेटरी कोड लेकर कि भाई जो भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, तो इस पे जो कंटेंट है इसको रेगुलेट करा जा सके, क्योंकि आज के टाइम पर
ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा पोर्नोग्राफिक हो चुका है और जो है काफ़ी सारी सिचुएशन काफ़ी यूथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है इन चीज़ों को लेकर। ओके, ना उसका पेज नंबर 10 के ऊपर आओगे, यहाँ पे आप लोग एक आर्टिकल देखने को मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ पर जो ये वाला आर्टिकल है, बताया गया एरो कंपोनेंट्स के बारे में। एरो कंपोनेंट्स सेक्टर टू डबल 60,000 करोड़ बाय 2024, यानी कि जो हम डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करके, जैसे पहले हमारा इन्वेस्टमेंट चल रहा था और 30,000 करोड़ चल रहा था, नाउ अब हम उसको डबल कर देंगे। तो यहाँ पर यह बताया गया जो एरो कंपोनेंट सेक्टर है हमारी कंट्री के अंदर, भाई उसको हम लोग डबल करने वाले हैं। अभी तक हम लोग कितना था, वो 30 करोड़ रुपीस का था, नाउ अब उससे हम लोग 60 करोड़ रुपए का कर देंगे 2024 तक। ये सब किसके द्वारा बोला गया है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ना उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कि अभी देखो एरो इंडिया हुआ, एरो इंडिया का शो हुआ था अभी बेंगलुरु के अंदर। तो इसके लास्ट डे पर यानी कल के दिन फ्राइडे पर जो मिस्टर सिंह है डिफेंस मिनिस्टर हमारे, तो इन्होंने बोला कि भाई जो इम्पोर्ट्स हैं, जो भी हम लोग बाहर से डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट्स करते हैं, एयरक्राफ्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, उसको हम लोग कम करने वाले हैं, उसको ब्रिंग डाउन करेंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे इंपोर्ट्स बाय एटलीस्ट 2 बिलियन बाय 2022, यानी $2 बिलियन तक हम लोग जो है इन इंपोर्ट्स को कम करने वाले हैं। ठीक है, खुद का हम लोग डोमेस्टिकली उसको आप कह सकते हो मैन्युफैक्चर करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें साइन कर रखी हैं, काफ़ी सारे आप कह सकते हो बॉडीज़ के साथ चीज़ें साइन कर रखी हैं ताकि हम अपने आप को बेहतर बना सकें। तो उसके लिए आपको देखने को मिलेगा हमने क्या क्या काम किए हैं। हम लोग कम से कम 128 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर चुके हैं और 19 ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है और 4 हैंडिंग ओवर्स हैं और 18 प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड 32 मेजर अनाउंसमेंट्स। टोटलिंग जो इसकी ग्रैंड फिगर है वो है 201 फीट। ठीक है, फर्दर जो 45 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी एरो इंडिया के अंदर। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि मतलब कॉस्ट वगैरह लगाकर ये सारी चीज़ें हमारी कुछ अचीवमेंट है जो कि हम लोग इसको अचीव कर रहे हैं और यहाँ पर अचीव करेंगे भी। तो गाइज यहाँ पर कुछ ये चीज़ें थी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे हम लोग डिफेंस के अंदर ना, डिफेंस अगर हम बात करें सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो करना चाहते हैं यहाँ पर। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। क्या है, अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा था दिल्ली के अंदर जो कि इजराइल की एम्बेसी है वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ठीक है, एक बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिला और मतलब बॉम्ब ज़्यादा भी हैवी नहीं था, लेकिन था अच्छा खासा कि आसपास की जो कार थी उनके शीशे वगैरह चटक गए थे। अब जब उसकी सर्चिंग करी गई वहाँ पे पुलिस वगैरह ने देखा सारी चीज़ें कि क्या है क्या नहीं है, तो वहाँ पे उनको एक लेटर मिला। लेटर के अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशन के नेम थे और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम खुद हम लोगों ने अभी तक नहीं सुना था। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे ट्विटर वगैरह पे काम चला जाने की जो है इसराइल के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ट्वीट करा गया कि भाई पहले तो हमारे द्वारा ट्वीट करा गया था कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर काम करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे पूरी तरह से, इसराइल की एम्बेसी को सिक्योरिटी के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो वहाँ के मिनिस्टर ने भी ट्वीट करा कि भाई हाँ, हमें पूरा का पूरा इंडिया के ऊपर भरोसा है, हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनके रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे बदलते हुए नजर आए। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये केस आगे थोड़ा दिनों बढ़ा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये केस को थमा दिया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ में। अब यहाँ पर जो ये एनआईए है ये पूरा का पूरा हैंडल करने वाला है इस केस को। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने बोला कि भाई 29 जनवरी को जो ये एक्सप्लोजन हुआ था, कब हुआ था ये बॉम्ब ब्लास्ट, 29 जनवरी को। तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर ये हुआ था। जो इसका केस है नाउ अब इसको दे दिया गया है, हैंड ओवर कर दिया गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि यहाँ पे हल नहीं कर पा रही थी जो दिल्ली पुलिस है। नाउ यहाँ पे अब काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग अच्छी तरीके से निपटा पाएंगे और देखेंगे आगे क्या क्या चीज़ें हम लोग किस किस तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं ना। उसके बाद पेज नंबर 11 के ऊपर आओगे, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट से भरा हुआ पेज है, इजीली स्किप कर सकते हो, यहाँ पे ये दोनों पेज किसी काम के नहीं होते। नाउ पेज नंबर 13 पे आएंगे, वर्ल्ड सेक्शन पे देखेंगे यहाँ पर दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है। तो दुनियादारी के अंदर सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पे आप देख पाओगे जो है प्रोटेस्ट चल रहा है म्यांमार के अंदर। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा म्यांमार न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि म्यांमार के अंदर अभी मिलिट्री कूप देखने को मिला। मिलिट्री कूप यानी कि तख्ता पलट देखने को मिला। जो कि वहाँ की सरकार थी, मिलिट्री ने क्या करा, वहाँ की सरकार को हटाकर अपना मिलिट्री रूल लेकर आ गए हैं। ठीक है, ये हालांकि पहले भी काफ़ी बार हो चुका है, काफ़ी बार ये मिलिट्री रूल आ चुका है, लेकिन ये आज के टाइम पर फिर से आ चुका है।
पहले यहाँ पे कौन सी पार्टी चल रही थी, अभी एनएलडी चल रही थी, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, और यहाँ पे इसकी हेड थी ऑन्ग सुन सुई की। तो यहाँ पर इनको भी रिमांड वगैरह पे ले रखा है। नाउ जो मिलिट्री है वो पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है म्यांमार को। लोग बाहर निकल कर आ चुके हैं, आप लोग देख पाओगे किस तरीके से प्रोटेस्टिंग चल रही है। तो आज के टाइम पर म्यांमार की हालत कुछ ज़्यादा सही है नहीं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। और इसी के ऊपर जो है आज का एक एडिटोरियल भी है, तो इसको हम लोग वहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि जो म्यांमार की क्या सिचुएशन है। ये हम लोग हालांकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप ये वाला आर्टिकल देखोगे, ये वाला भी इतना कुछ खास है नहीं आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ये चाइना और यूएसए के रिलेशन के बारे में बता रहा है। देखो, बीजिंग ने वार्निंग दी किसे, यूएसए को, क्योंकि जो एक यूएसए का वॉरशिप है, यूएसए का एक शिप है आप कह सकते हो, जो चाइना है, चाइना के यहाँ पे पास में एक सी पड़ता है, साउथ चाइना सी। तो यूएसए का एक शिप है जो कि साउथ चाइना सी पर है। तो यहाँ पर बीजिंग ने वार्न ऑफ किया, भाई वार्निंग दी है कि भाई अपना जो शिप है इसको हटा लो, ठीक है। तो यूएसए को यहाँ पे वार्निंग दी है, तो आप देख सकते हो। और एक तरीके से ना आप ये भी देख सकते हो, जो यूएसए और साथ ही साथ जो चाइना है, इन दोनों के रिलेशन जो है आज के टाइम में ना काफ़ी ज़्यादा खराब है, ठीक है। चाहे अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के एरा में, चाहे हम बात करें जो बाइडन के एरा में, तो यहाँ पर जो है ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इनके अभी ख़राब चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप कह सकते हो ऐसे चलते रहें तो भी बढ़िया है इंडिया के लिए, क्योंकि जहाँ पर यूएसए और चाइना के रिलेशन सही हो गए, वहाँ पर इंडिया के साथ सही नहीं होने होगा। वहाँ पे आप कह सकते हो यूएसए के जो रिलेशंस है ना इंडिया के साथ, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसी सिचुएशन है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाला आर्टिकल क्या है, इंडोनेशिया ने बैन कर दिया है हिजाब को, ठीक है। जो कि स्कूल्स के अंदर हिजाब पहन के जाती थी गर्ल्स, तो उनको पूरी तरह से बैन कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। जो ये मूव है ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो प्रेस करा गया लोगों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स हैं कंट्री के अंदर जहाँ पर नॉन मुस्लिम गर्ल्स को भी यहाँ पे आप कह सकते हो फोर्स करा जाता था कि वो लोग हिजाब को पहने। तो यहाँ पे पूरी तरह से अब हटा दिया गया है, ठीक है। तो आप देख पाओगे जो स्टेट स्कूल्स हैं विल फेस सैंक्शंस इफ दे फेल टू कॉम्प्लाई विद एडिक्ट फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्टर नदीम मकरम, ठीक है। तो जैसी चीज़ें अभी लाई गई हैं वैसी चीज़ें चलनी चाहिए ना। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब यहाँ पर अगर देखो यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया, जो नॉन मुस्लिम गर्ल्स हैं उन लोगों को भी अगर फोर्स करा जा रहा था तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। नाउ अब इन चीज़ों को हम लोग सही करके यहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर इन्होंने क्या करा है, एक स्टेप उठाया है और पूरी तरह से हिजाब को बैन कर दिया है। नाउ उसके बाद यहाँ पे आप लोग ये वाला आर्टिकल देख पाओगे, ये वाला आर्टिकल आप देखो, हंसी आएगी आप लोगों को। इमरान खान यानी कि जो अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर बोला है आर्टिकल 370 को वापस से रिस्टोर करा जाए, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा हम लोगों ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया है, ठीक है, ताकि और क्या करा, जम्मू कश्मीर को सेपरेट कर दिया, लद्दाख को सेपरेट कर दिया, इस तरीके से हम लोगों ने करा, यूनियन टेरिटरी बना दिया। ना यहाँ पे इन भाई साहब का कहना यह है, बाप जैसे पहले था बेटा वैसा ही कर दो, है ना। तो ऐसे कैसे कर दें, यहाँ पे आप देखोगे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने फ्राइडे में बोला कि भाई इंडिया को रिस्टोर कर देना चाहिए आर्टिकल 370 कश्मीर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बोला जो कश्मीर है उसको भाई फ्री होना चाहिए, उनको अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना चाहिए, इनके द्वारा बोला जा रहा है। पहले अपना फ्यूचर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे का फ्यूचर ये डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देख पाओगे जो प्राइम मिनिस्टर है इनके द्वारा ये बोला गया कि ही वुड रेज हिज वॉइस फॉर कश्मीर एस्पिरेशन। यहाँ पे इनके द्वारा आप कह सकते हो आवाज़ भी उठाई गई कश्मीरी लोगों के लिए, ठीक है, कश्मीर के लिए। नाउ आज के टाइम पे अगर हम देखें क्या बोला जा रहा है इनके द्वारा कि टुडे आई से टू यू अगेन, ध्यान से सुनना आप लोग, कम रिजॉल्व दिस कश्मीर डिस्प्यूट विद अस, यानी कि पाकिस्तान बोल रहा है आओ भाई इंडिया से और कश्मीर के साथ जो भी इशू चल रहा है उसको पूरी तरह से निपटाओ और जो आर्टिकल 370 है उसको रिस्टोर करो, ठीक है, क्योंकि कश्मीरी लोगों के पास अपने खुद के राइट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनके द्वारा बोली जा रही हैं, इनके द्वारा सिखाया जा रहा है। पहले अपने खुद का फ्यूचर वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे के फ्यूचर की तरफ ये लोग बात कर रहे हैं ना। उसके बाद आगे आते हैं पेज नंबर 14 की तरफ, बिजनेस पेज यानी इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल होगा, एक ही आर्टिकल है डिस्कस करने लायक, वो यहाँ पर यही है। ये क्या बताया जा रहा है, आरबीआई ने भाई यहाँ पे फोर्सफुली बोला है ग्रोथ सपोर्टिव स्टैंड के बारे में। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पर हम लोग को चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि आने वाले टाइम पर क्या हो सकता है कि भाई जो क्वार्टर 4 में जो महंगाई है वो थोड़ा सा हम लोग प्रोजेक्शन है उसका लोअर है, ठीक है, लोअर प्रोजेक्शन है क्वार्टर 4 की इन्फ्लेशन की तरफ। उसके बाद आप कह सकते हो CRR टू रेज CRR इन फेस बैक टू 4% बाय May 2022। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बेसिकली, जो आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है,
उसका बहुत ज़्यादा जो प्रिडिक्शन है, ठीक है, उसका आप कह सकते हो जो प्रोजेक्शन कर रखा है उसने, इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा, महंगाई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जो प्रोजेक्शन है काफ़ी ज़्यादा कम है। यानी देख सकते हैं आने वाले टाइम पे हम लोग क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो जीडीपी वगैरह भी सही हालत नहीं है इंडिया की, लेकिन प्रिडिक्शन यही करी जा रही है कि आने वाले टाइम पे हम लोग को ग्रोथ होने को देखने को मिलेगा, ठीक है, कि इंडिया की ग्रोथ होगी और वी शेप रिकवरी में होगी। ये हमने बजट में भी, इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ा था। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताया गया कि जो इंडिया की ग्रोथ होने वाली आने वाले टाइम पर वो होगी वी शेप रिकवरी, ठीक है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर अभी के लिए कुछ पढ़ने लायक नहीं, मैं आपको बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा था थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड चीज़ें को, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, बहुत पहले जिस दिन आया था इकोनॉमिक सर्वे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो का लिंक मिल जाएगा, बजट के वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर देख लेना। नाउ चलते हैं अपने एडिटोरियल्स की तरफ। नाउ आते हैं पेज नंबर 6, दैट इज एडिटोरियल सेक्शन। यहाँ पे कुछ आर्टिकल है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इस वाले आर्टिकल के अंदर एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है चौरी चौरा इंसिडेंट। मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ चौरी चौरा इंसिडेंट को लेकर क्या हुआ था उस टाइम पर, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप लोग ये वाला आर्टिकल देखोगे, ये उस चीज़ के बारे में है कि भाई हुआ क्या है। परसों ट्विटर पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो बवाल देखने को मिला। क्यों? ट्विटर पे एक इंटरनेशनल सिंगर हैं जिनका नाम है रिहाना, ठीक है, जिनका मैंने आपको थंबनेल भी लगा हुआ देखने को मिलेगा, इधर अक्षय कुमार का, इधर बीच में रिहाना और इधर अजय देवगन। ये सब जो है ट्विटर पे आप कह सकते हो आज के टाइम पर लड़ाइयाँ चल रही हैं सबके लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग ये वाला आर्टिकल देखोगे, ये बोला जा रहा है कि सभी लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप हिट ना करो, क्योंकि क्या है कि इंडिया आज के टाइम पे क्या कर रहा है, जो भी लोग बोल रहे हैं ट्विटर पे उनका अकाउंट बैन करवाया उन्होंने, तो ये बोला जा रहा है आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को ना हिट ना करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला आर्टिकल आपके काम का है नहीं। उसके बाद यहाँ पे ये वाला आर्टिकल आप लोग देख पाओगे, ये क्या है, म्यांमार की सिचुएशन बता रहा है कि आज के टाइम पे म्यांमार के अंदर क्या सिचुएशन है और हम लोग क्या स्टेप ले सकते हैं म्यांमार के अंदर, जिससे कि ये जो आज के टाइम पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको रिजॉल्व करा जा सके। ओके, नाउ तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल ये ही वाला है यहाँ से, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वन करके यहाँ से। अब यहाँ पर पहला जो आर्टिकल है यहाँ पे ये बोला जा रहा है, गवर्नमेंट मस्ट नॉट सी ऑल क्रिटिसिज्म एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया। यानी कि हुआ क्या है, हुआ ये है, पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। काम मेरा यही है कि मैं आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर सकूँ। तो ये है रिहाना, ठीक है, एक इंटरनेशनल सिंगर हैं। इनके द्वारा देखो आप ये ट्वीट करा गया था, वाई आरंट वी टॉक अबाउट दिस, यानी कि फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर बोला गया कि क्यों नहीं फार्मरों से बात करी जा रही है, और इन्होंने ये एक आर्टिकल चेप दिया है CNN का, ठीक है। अब यहाँ पे ट्वीट हो गया और आप कह नहीं सकते, यहाँ पर आप देख पाओगे कि 101 मिलियन फॉलोअर्स के आसपास हैं इनके, और जो है इनके द्वारा यहाँ पर ये ऐसा ट्वीट करा गया तो पूरी की पूरी हुड़दंग मच गई। और आप कह सकते हो कि ट्विटर पे पूरी की पूरी आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट सा क्रिएट हुआ। फिर हमारी साइड से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्स पर्सन, इन लोगों ने इधर से ट्वीट करा, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, अजय देवगन, इनके द्वारा ट्वीट करा गया कि भाई बाहर के लोगों का कुछ बोलना हमारे लिए किसी का कोई हक नहीं है। तो इस तरीके से आप डिस्प्यूट देखने को मिलेगा ट्विटर पे, ऐसा यहाँ पर डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गया। तो बोला ये जा रहा है कि भाई इंडिया को थोड़ा आराम से लेना चाहिए था। इंडिया में क्या होना चाहिए था कि भाई किसी ने, बाहर वाले ने ये चीज़ अगर बोली है तो उसको ध्यान से देखो, आपकी भी कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है, ठीक है। अगर बाहर वाले ने बोली है तो उसको ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी मत बनाओ, उसको आप देखो अच्छी तरीके से कि हाँ बेसिकली बोला क्या जा रहा है, क्योंकि आप खुद काम करो तभी तो बाहर वाला बोल रहा है, ठीक है। खुद के कंट्री में हम लोगों के पास ऐसा चीज़ें चल रही हैं तभी तो बाहर वाला बोल रहा है। अगर हम खुद अपनी चीज़ों को रिजॉल्व करके चलेंगे तो बाहर वाला नहीं बोल पाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूएस के अंदर अभी यूएस कैपिटल को लेकर काफ़ी अटैक देखने को मिला था वहाँ पर, तो इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। इंडिया की तरफ से बहुत सारे लोग ने ट्वीट करे थे, ठीक है, तो इंडिया की साइड से भी तो कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे इनके द्वारा बेसिकली यही बोला जा रहा है कि दोनों ही तरफ से यहाँ पर ये काम हो रहे हैं, तो इंडिया को भी यहाँ पर क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को क्रिटिसिज्म की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इससे सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो एक सिंगर है यहाँ पे बताया गया, सिंगर फॉर्मर रिहाना, इनके द्वारा बोला गया, एक सिंगल ट्वीट करा गया। क्या ट्वीट था मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया। और साथ ही साथ ये बोला गया कि भाई फार्मर से बातचीत क्यों नहीं करी जाती। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई है। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पर बोल रही है कि किसी को, बाहर वाले को बोलने का हक नहीं है, ये और वो। और हमारी कंट्री के काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है, जिन्होंने भी यहाँ पर सपोर्ट किया, बोला कि हाँ किसी बाहर वाले को नहीं बोलना चाहिए हमारे उस चीज़ के अंदर, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे मैटर चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे
एक ट्वीट तो रिहाना के द्वारा करा गया, दूसरे लेवल इंटरनेशनल लेवल पर ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा भी एक ट्वीट करा गया था। ठीक है, फिर इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला ना। बोला ये जा रहा है इंडिया के लिए ये बोला जा रहा है कि भाई आपको जो भी क्रिटिसिज्म है आप अच्छी तरीके से लो, ठीक है, पॉजिटिव वे में आपको लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो गवर्नमेंट के द्वारा भी एक सही बात बोली ये जा रही है, सरकार के द्वारा ये बोला जा रही है कि भाई रिहाना ने जो ट्वीट करा है, क्या इन्हें मालूम है फार्म लॉस के बारे में कि क्या है हमारे फार्म लॉस, क्या इससे बेनिफिट होना है, क्या नुकसान होना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, नहीं मालूम है ना, इन्होंने ऐसे ट्वीट कर दिया ना। तो सरकार के द्वारा ये बोला जा रहा है पहले अगर मालूम हो तभी तो जाके ट्वीट करा जाए, ऐसे यहाँ पर ट्वीट कर दिया गया है। तो फार्म लॉस के बारे में मालूम नहीं है इनके द्वारा, ऐसे ही ट्वीट कर दिया गया, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा ये बोला गया। तो आप देख सकते हो कि जो रिहाना है वो एक तरीके से यहाँ पर अपना दिखाना चाह रही है कि भाई किस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन चल रही है, उन सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहिए। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया है ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर सरकार यही कह रही है कि भाई जो बाहर वाला है उसको नहीं, आप कह सकते हो कि हम लोग नहीं एक्सेप्ट करने वाले अगर कुछ ऐसा होगा तो। लेकिन दूसरी तरफ आप कहोगे आर्टिकल के अंदर जो ऑथर ने बोला है, ऑथर ने बोला जो सरकार है उसको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए, जो कॉन्स्पिरेसी है उसे इंडिया के अगेंस्ट में नहीं लेनी चाहिए, किसी ने बोला है तो उसको देखो, अपनी गलती को सुधारो, इस तरीके से जो है चीज़ों को लेनी चाहिए, ठीक है, इनके द्वारा ये बोला गया ना। उसका नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग ये वाला देखोगे, यहाँ पे बताया गया कि भाई जो लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा हमारे पास जो है पूरी संविधान है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोगों को बोलने का हक है। लेकिन आज के टाइम पे जिन जिन लोगों ने ट्विटर पे बोला है, ठीक है, फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर, सरकार ने क्या करा, उनके ट्विटर के अकाउंट्स को बैन कर दिया, ठीक है। आप कह सकते हो, देखो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी को ऑर्डर दिया कि भाई आप सारे के सारे हैंडल्स को देखो जहां जहां पर ये सारी ट्वीट करे जा रहे हैं। तो कम से कम 257 यूआरएल्स को देखा गया, और फिर उसके बाद हमारी सरकार ने ट्विटर को, आप कह सकते हो ट्विटर से रिक्वेस्ट करी कि भाई इन अकाउंट्स को बैन करा जाए। ट्विटर ने भी उन अकाउंट्स को बैन कर दिया था, लेकिन कुछ टाइम तक बैन किया, देन उसके बाद वो सारे अकाउंट्स को वापस से रिस्टोर कर दिया, ठीक है। लेकिन सरकार यहाँ पे ये बोल रही भाई हमारे पास पूरा का पूरा ऑर्डर है, हम सेक्शन 69A, और हमारे पास सेक्शन 69A है किसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। इसमें क्या है कि हम लोग भाई किसी भी लोगों को अगर हमें चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का, हम लोग आप कह सकते हो किसी भी लोगों को बंद कर सकते हैं किस किस तरीके से, कि अगर वो हमारी कंट्री के खिलाफ, कंट्री के सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ है, या फिर डिफेंस ऑफ इंडिया के खिलाफ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के अगर खिलाफ होगा तो फिर यहाँ पर उसके अगेंस्ट यहाँ पे ट्रीटमेंट करा जाएगा, ज़रूर करा जाएगा, इसके द्वारा हमारी सरकार के द्वारा ये रूल चलता है, ठीक है। तो उसको देखकर यहाँ पर ये बोला जा रहा है भाई आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को ध्यान में रखो, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, ऐसा नहीं है कि अगर बातें सही भी हो रही हैं। देखो होता क्या है, हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उनको हम लोग जेल में डाल देते हैं। तो अभी भी यही हुआ है, फार्मिंग प्रोटेस्ट के रिलेटेड काफ़ी सारे जर्नलिस्ट अगर इनके सपोर्ट वे में बोला है तो उनके अगेंस्ट एफआईआर चार्ज कर दी गई है, काफ़ी सारे जर्नलिस्ट को जेल के अंदर डाल दिया गया है। तो ये सारी सिचुएशन है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए किसी कंट्री के अंदर, ये सारा बोला जा रहा है यहाँ पर ना। उसके बाद इस वाले आर्टिकल के अंदर चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में, तो चलो डिस्कस करते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में, यहाँ पर आप लोग को छोटा सा मिल जाएगा, ठीक है। तो चौरी चौरा इंसिडेंट जो है अभी यहाँ पर आप लोग कह सकते हो इसको 100 साल हो गए हैं, ठीक है। तो 100 साल हुए हैं 4 फरवरी को, तो उसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर हम बात करें, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 के अंदर 4 फरवरी को। इसमें हुआ क्या था, गोरखपुर के अंदर, ठीक है, गोरखपुर के अंदर एक जगह है, गोरखपुर के अंदर जो कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था। और पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था, जो लोग हैं वहाँ पे, हुआ क्या था मैं बेसिकली बताता हूँ। एक मार्केट लगा हुआ था, मार्केट के अंदर जो है महंगाई बढ़ चुकी थी और काफ़ी सारी वाइन की शॉप थी, लिकर शॉप भी थी। तो एक बंदा यहाँ पर आया और ये प्रोटेस्ट करने लगा कि भाई मार्केट में महंगाई कम करो, और जो है ये लिकर शॉप है, ये जो दारू की दुकान है, इनको बंद करा जाए ना। पुलिस वाले आ गए, पुलिस वालों ने इसको रोका और मारपीट के जो है ले गए, जेल में डाल दिया। अब बाकी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, अगले दिन बाकी सारी भीड़ इकट्ठी होकर भी ये फिर से प्रोटेस्ट करने लगी कि भाई मार्केट में महंगाई हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। फिर उसके बाद जो है काफ़ी सारे पुलिस वाले आए, काफ़ी सारे पुलिस वालों ने इस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन ये भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाई। देन यहाँ पर पुलिस वाले भागे पुलिस स्टेशन की तरफ, फायरिंग करी इन्होंने हवा में, सोचे डर जाएंगे ये लोग, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं डरा, ठीक है। फिर पुलिस वालों ने एक दो के ऊपर फायरिंग भी कर दी ना। लोगों ने फिर क्या करा, लोग गुस्से में आ गए और लोगों ने जो है पुलिस स्टेशन में बंद करके इन पुलिस वालों को आग लगा दिया चारों तरफ से। तो इसमें 3 सिविलियन की डेथ हो गई थी और 22 पुलिस वालों की भी डेथ हो गई थी। तो ये था चौरी चौरा इंसिडेंट। और इस समय पर हमारे गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर चल रहे थे, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि इनके द्वारा ये कहना था हम ब्रिटिशर से कोई भी कॉपरेशन नहीं करने वाले, उनको हम लोगों को इंडिया से भगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी इंसिडेंट देखते हुए, ये सारी जब चीज़ें हो गई, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ पर गांधी जी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी रोक दिया था। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था चौरी चौरा इंसिडेंट। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आपके काम का है नहीं, ये है कोविड-19 से रिलेटेड आर्टिकल कि भाई पूरे साल के अंदर क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या कम हुआ है, क्या लॉकडाउन लगा है, किन लोगों को परेशानी हुई, कौन सी कंट्री के साथ क्या हुआ, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे ये वाला आर्टिकल है, और इस वाले आर्टिकल के अंदर बताया जा रहा है म्यांमार के लिए। देखो मैंने अभी आपको बताया म्यांमार के अंदर क्या सिचुएशन है। म्यांमार के अंदर मिलिट्री कूप देखने को मिल रहा है, मिलिट्री कूप यानी कि तख्ता पलट। तो जो मिलिट्री है उसने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया है म्यांमार के अंदर, और जो वहाँ के लीडर वगैरह हैं उनको रिमांड पर ले लिया है। पहले वहाँ पे एनएलडी पार्टी चलती थी ना, अब उनको हटाकर जो है पूरी तरह से मिलिट्री का रूल आ चुका है। और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी काफ़ी बार मिलिट्री रूल आ चुका है। कम से कम 1992 से लेकर पहले 2011 तक जो है आप कह सकते हो 50 साल, कम से कम 50 साल से ज़्यादा तो इनके यहाँ मिलिट्री रूल रह चुका है पहले भी। और इसको देखते हुए यहाँ पे जब ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया कि भाई बोला म्यांमार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नाउ यहाँ पे बात ये करी जा रही है इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन यही है कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि भाई सब लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे बाकी सारी कंट्रीज उनको साथ में मिलकर म्यांमार का सिचुएशन निपटाना चाहिए। इंटरनेशनल कंट्रीज को मिलकर जो है म्यांमार को टैकल करना चाहिए, और म्यांमार को यहाँ पर ये जो सिचुएशन चल रही है उसमें रिजॉल्व करनी चाहिए। तो ये था इसका कोई सोल्यूशन, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।